चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर, यानी कि चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसकी कुछ ऐसी बारीकियां जो आपको ध्यान रखनी है पेपर करते टाइम पर, ठीक है। और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग जनरली भूल जाते हैं, ठीक है। याद है तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हम लोग कितने चैप्टर कर चुके हैं? फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो ये है हमारा अगला चैप्टर। आइए, हाँ जी, इसमें से हम लोग यहां पर कौन सी एसेट्स लेकर जाते हैं? हाँ, सेलेबल एसेट्स लेके जाते हैं, और इनमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज ले जाते हैं। अच्छा, ये जो हम यहाँ एसेट्स ले जाते हैं, इन एसेट्स में से कौन सी एसेट किस वैल्यू पर बिकी, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नीचे दी हुई होती है। अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ फिक्स एसेट के बारे में इस क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है, तो इसका हमें क्या करना होगा? फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। अब जैसे कि मैं देख सकता हूं जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो टेंजिबल नेचर की, फिलहाल यहां पर वो क्लियर नहीं कर रहा है कौन सी वाली है, तो मैं इसे टेंजिबल मानूंगा। और टेंजिबल एसेट की वैल्यू अगर वो नहीं भी दे रहा है मार्केट वैल्यू, तो भी मैं इसे इसकी बुक वैल्यू पर ही रियलाइज कर लूंगा। ध्यान रखनी है ये वाली बात। चलें आगे। अच्छा, यहां पर गुडविल हमारी एक एसेट है जो कि गुडविल यहां पर जाएगी, पर इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला कि उसका क्या हुआ है। तो क्या करेंगे, हम गुडविल को यहां ले जाएंगे बस, उसके बाद यहां पर उसे रियलाइज नहीं करना है, बीइंग एन इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए गुडविल और प्रीपेड, यहां पर दो एसेट है हमारी, और ये दोनों की दोनों इनटेंजिबल है। अब ये दोनों यहां पर तो गई हैं, पर इनमें से कौन सा रियलाइज हुआ है? वहां पर हुआ है कोई रियलाइज? नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन इन दोनों के बारे में साइलेंट है, तो हमने दोनों को इग्नोर करना होगा। पर यहां पर ले जाना जरूरी है हमारे लिए। इसका मतलब तो पता है ना आपको, अगर मैं उन दोनों को वहां पर ले गया और मैं उन्हें रियलाइज नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये मेरे लिए एक लॉस है। अगर मेरी दो एसेट ऐसी हैं जो सेल नहीं हो पाई, दो एसेट ऐसी हैं जो सेल नहीं हो पाई, तो मेरे लिए तो अपने आप ही नुकसान है, और ये अपने आप ही मेरे यहां पर रियलाइजेशन के प्रॉफिट को कम कर देंगी, तो हो गया मेरा नुकसान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए कौन सी है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यहां गई तो है, पर यहां पर रियलाइज तभी करोगे जब क्वेश्चन उसके बारे में बताएगा, वरना रियलाइज नहीं करना है उसे। इससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी। टेंजिबल एसेट्स देखो, बड़ी क्लियर सी इमेज होती है, सब बच्चों को पता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, ये सबको पता है कि हाँ ये टेंजिबल है। क्वेश्चन बोलेगा नहीं बोलेगा, फिर भी हम इन्हें रियलाइज करते हैं। दो तीन आइटम ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है बच्चे को। इन तीनों को आपने किस कैटेगरी में रखना है? टेंजिबल के अंदर रखना है। सिमिलरली बच्चे को इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी की सारी इंटेंजिबल होती हैं, पर बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वाली भी कौन सी कैटेगरी में रहेंगी? इंटेंजिबल के अंदर रहेंगी, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितने का दे रखा है? 33। और नीचे यहां पर आ जाइए, कितने का क्लेम बता रहे हैं? 15,000 का। क्या करते हैं हम इसमें से 15,000 यहां जाएगा और 18,000 पार्टनर्स में यहां डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद इस 15,000 की आपने यहां पर पेमेंट भी करनी है। ये तो सबको पता होता है, मुझे इसकी जर्नल एंट्री चाहिए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट होगा क्या? तो क्या होगा? बड़े कॉन्फिडेंस से बोला नहीं, इतना कॉन्फिडेंस वो भी नहीं में। बताओ फिर कुछ और तो बताओ। ये तो डेबिट हो जाएगा, कितने से? बोलो भाई, सांप क्यों सूंघ गया तुम लोगों को? और टू रियलाइजेशन कितना? 15,000, और बाकी टू पार्टनर्स कैपिटल में 18,000। अच्छा, इसमें से हम 15,000 वहां लेके गए हैं लायबिलिटी के तौर पे। बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, इससे पहले उन्होंने चैप्टर्स पढ़े होते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट, तो वहां पर हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें? अगर वहां होता तो सेम, तो वहां पर ये 15,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम में जाते थे, और जो 18,000 थे वो वहां पर भी पार्टनर्स में बंटता था, वहां कोई चेंज नहीं था। समझ रहे हैं आप? वहां सिर्फ एक चेंज था, यहां रियलाइजेशन लिखा गया है
हाँ, वहां वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिखा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां हम कोई नया लेजर क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हमने तो जो क्रिएटेड लेजर्स हैं वही खत्म करने होते हैं। इसीलिए जो लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी अब भी बन रही है, पर वो लायबिलिटी एक अलग लेजर में ना जाकर किस में जा रही है? रियलाइजेशन में जा रही है। जैसे यहां पर बाकी लायबिलिटी बैठी होती है, वैसे ही ये भी यहां पर लायबिलिटी बन के आ गई है। फिर इसकी पेमेंट कर दो नॉर्मली। क्वेश्चन बोल ही रहा है कि पैसे देने हैं तो देने तो है ही। मुद्दा समझ आ गया? आओ, हाँ जी, आप इनमें से आउटसाइड लायबिलिटी यहां ले आते हैं, जैसे कि प्रोविजन। इसकी तो पेमेंट करनी ही नहीं है, आपको पता है प्रोविजन कोई लायबिलिटी नहीं है। यहां पर क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने कर दी। क्वेश्चन यहां पर बोल भी रहा होगा, देखो जरा, कह रहा है क्या कुछ? क्रेडिटर्स को पैसे देने, पर क्वेश्चन इन दोनों के बारे में साइलेंट है, बिल्स पेबल और मिसेज ए का लोन। तो क्वेश्चन अगर लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है तो भी आपने उसके पैसे देने हैं जितने क्वेश्चन में दे हो, यानी कि बुक वैल्यू पर ही सेटल करना है। याद रहेगी बात? मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पॉइंट है ना, वाकई में जो लायबिलिटी वाला पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं पेपर करते टाइम पर। बहुतों को नहीं याद रहती है, टेंजिबल इंटेंजिबल बाकी सब बातें वो याद रख लेते हैं। उनके दिमाग से ये लायबिलिटी वाला हिस्सा मैक्सिमम टाइम पे मिस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस चैप्टर का। बहुत आसान है, मैं मना नहीं कर रहा, पर चांसेस होते हैं इसके भूल जाने के। ठीक है, आओ अब बात करते हैं पार्टनर के लोन के बारे में। अच्छा, यहां पर पहले हम बी के लोन की बात करते हैं। ये लोन फर्म ने बी को दिया हुआ है, तो ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। हमने उसे 20,000 रुपए का लोन दिया था, तो जो हमें उससे लेना है हमारी एसेट है। अच्छा, अब हम इसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे? हम पहले यहां चेक करेंगे। अब यहां देखो, बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो क्या आ रहा है। इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है। मतलब 20,000 रुपए मुझे उससे लेने हैं और 30,000 रुपए मैंने उसे देने हैं। तो पहले इन्हें आपस में सेटल किया जाएगा 20,000 रुपए से। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? बाय बी की कैपिटल 20,000 और बी की कैपिटल में बी का लोन कितना सेटल हो गया। अब यहां पर जो 10,000 रुपए रह गए आप इसकी पेमेंट कर देंगे अलग से। ये क्लियर है? अब बात करते हैं ए की। ए से हमने 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ है, तो हमने यहां पर अभी इसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, खाली इस 50,000 की बात कर रहे हैं। ये 50,000 रुपए मैंने उसे देने हैं लोन के तौर पे। और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी उसका जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट ही आ रहा है, यानी कि हमने ए को लोन के पैसे भी देने हैं और कैपिटल के भी पैसे देने हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? पहले लोन की पेमेंट करोगे, यानी कि पहले आप उसमें लिखेंगे टू बैंक, उसकी पोस्टिंग यहां पर आ जाएगी। फिर आप इसकी भी पेमेंट करोगे, उसकी पोस्टिंग यहां पर आ जाएगी। कहीं कोई वेरिएशन है तो बताओ, कुछ चेंज करवाना हो, इधर उधर करना हो, कम ज्यादा करना हो? नहीं? क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। इसे समझो जरा। यहां पर ए का लोन कितना है? 50,000। तो ये 50,000 का लोन तो आपका यहां पर चला गया। ओहो, इसको यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, ए का लोन हमारा 50,000 का यहां पर चला गया। अब जरा इसके बारे में देखो नीचे क्या कह रहा है। कह रहा है हमने ए को इंटरेस्ट भी देना है, और जब आप उसे इंटरेस्ट दोगे तो आपके लिए तो आज एक नया नुकसान बन रहा है ना, खर्चा तो है ही एक। तो उस केस में आप क्या करोगे? और क्योंकि नया खर्चा है तो नया लेजर, पर नया लेजर बनाना ही नहीं होता है आज, तो वही 3,000 रुपए का नुकसान जो हमारा बन रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है? 12%, और कितने महीने के लिए लेना है? तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 3,000 रुपए। अब वही 3,000 रुपए एक नया खर्चा होने के नाते यहां पर मेरे प्रॉफिट को कम करेगा और वहां पर ए के लोन को बढ़ा देगा। तो एक पोस्टिंग यहां पर आ जाएगी और एक पोस्टिंग यहां पर आ जाएगी। उसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन डेबिट टू एज लोन। इसमें कोई चेंज हो? आप कुछ और कहना चाहते हो? ऑल क्लियर? ऐसा क्यों नहीं किया? सीधा पैसे क्यों नहीं दे दिए? रियलाइजेशन टू कैश 3,000 रुपए, नया खर्चा, नई लायबिलिटी निकल रही है ना 3,000 रुपए की,
ऐसा क्यों नहीं किया, सीधा सीधा पैसे दे दो, रियलाइजेशन टू कैश 3000 यहां आ गया, 3000 यहां आ गया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो 3000 रुपए उसके लोन अकाउंट में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे अब उसके लोन अकाउंट के 50,000 नहीं देने, 53,000 रुपए देने, 53,000। और वो 53 तभी पहुंचेंगे जब आप इसकी क्रॉस पोस्टिंग क्रिएट करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन। मैं आपको और ब्रॉड में इसे समझाने की कोशिश करता हूं, सुनो। अगर मैं इसमें पहले इंटरेस्ट लगाऊं तो इंटरेस्ट की नॉर्मल एंट्री आपने ये सीखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू एज लोन 3000। और क्योंकि ये एक नया लेजर है, नया लेजर बनाना नहीं है तो लेजर को बंद करने की एंट्री, फिर तो रियलाइजेशन ही डेबिट होगा, क्योंकि इसको बंद करने के लिए रियलाइजेशन डेबिट करोगे आप। अब आप इन दोनों एंट्रीज को मिला दो, पोस्टिंग वही बन गई आपकी। क्या भाई, ये अकाउंट तो बंद हो गया, क्या रियलाइजेशन डेबिट टू, तो वही क्रॉस पोस्टिंग हमारी वहां चली गई है। मुद्दा समझ आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं कि ए का जो लोन था इट वाज पेड ऑफ, इसको हटा दो, एट ₹42,000। अगर मैं ऐसा कर दूं कि ए का लोन सेटल तो हुआ है, 50,000 में सेटल नहीं हुआ है, पर 50 की जगह पर 42,000 में सेटल हुआ है, तो हमारी फर्म के लिए 8,000 का फायदा हो रहा है। क्या करेंगे इसका, आप एंट्री सोचो, मैं कह रहा हूं सारे रास्ते खुल जाएंगे। ए का लोन बेटा 50 से ही डेबिट करोगे तभी अकाउंट बंद होगा। आप पैसे कितने दे रहे हो, आप पैसे 42 दे रहे हो, तो 8,000 रुपए आपके लिए फायदा है। अब सोचो फायदा यहां पर, यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब आइटम को मैं यहां पर लिखूं, तो यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। बस इस एंट्री की पोस्टिंग कर दो। ए के लोन अकाउंट में यहां पर 2 पोस्टिंग जाएंगी, रियलाइज बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, तो यहां पर लिखेंगे बाय एज लोन 42,000। रियलाइजेशन में यहां पर क्या लिखेंगे, बाय एज लोन 8,000। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, बस आपने याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट्स दिए हुए हों तो क्या करना है, सुनो। कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज पहले आप नॉर्मली यहां पर ले आओ, ठीक है। अब करंट अकाउंट के बैलेंस यहां भी हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड के बैलेंसेज, Z का बैलेंस यहां का दिया हुआ है और X और Y का बैलेंस यहां का दिया हुआ है। अब मैं क्या करूं, इसके 2 तरीके होते हैं। वैसे सिंपल तरीका यह है, पहले करंट अकाउंट को सबसे पहले बंद करके कलेश हटाओ, उसके बाद नॉर्मल काम जो आपका रहता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों बैलेंसेस को अपने नीचे उतार लेना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, तो X और Y दोनों के बैलेंसेस यहां पर आ गए, करंट अकाउंट। क्लियर है। सिमिलरली Z के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, कैपिटल अकाउंट, Z का अमाउंट, तो ये यहां पर आ जाएगा। हो गया, क्या करंट अकाउंट हमारे बंद हो गए, बाकी का काम है उसको चलाते चले जाना है हमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह में ये चीजें डिफरेंट होती हैं, यहां पर इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। मतलब जो फाइनल सेटलमेंट होनी है वो किस अकाउंट में जाके होगी, कैपिटल अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट होनी है। अब जो लेन देन है, कोई पार्टनर एसेट ले रहा है, लायबिलिटी ले रहा है, रियलाइजेशन के खर्चे वर्चे पे कर रहा है, सारा कुछ जिसका इंपैक्ट आएगा वो कैपिटल अकाउंट पे आएगा। ठीक है, आओ। अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों दिए हैं तो कैश का बैलेंस यहां आ गया, बैंक का बैलेंस यहां आ गया। कोई भी एक अकाउंट आप अपनी चॉइस से बंद कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट को चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने दोनों में पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रॉट डाउन। अगर आप बैंक अकाउंट को पूरे क्वेश्चन में यूज करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को पहले बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसकी एंट्री होगी बैंक टू, तो बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे, तो ये तो बंद हो गया। बस इस अकाउंट को हमें यूज करना है। ख्याल किस बात का रखना है, अगर आपने बैंक अकाउंट चूज किया है तो आपने जहां पर भी लिखना होगा आपने बैंक की लिखना है, कैश नहीं लिखना है। और अगर आपने कैश अकाउंट को यूज करना है तो आपने बैंक अकाउंट बंद किया होगा, तो पूरे क्वेश्चन में आपने कैश अकाउंट को यूज करना है। ठीक है, आओ। हाँ जी, ये जो इंफॉर्मेशन आपको होती है, पहले वाली इंफॉर्मेशन, ये है इंफॉर्मेशन बिफोर डिसोल्यूशन। और ये जो नीचे इंफॉर्मेशन दी होती है, जो कि
आपको वैल्यूज के बारे में बताता है, कौन सी एसेट किस वैल्यू पर बिकी, कौन सी लाइबिलिटी किस वैल्यू पर सेटल हुई, ये इंफॉर्मेशन है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना। अब होगा क्या, अगले क्वेश्चंस में आपको ये बैलेंस शीट ना देकर आपको ये बैलेंस शीट खुद बनाने की इंफॉर्मेशन देगा वो हमें, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मेमोरेंडम बैलेंस शीट की। तो अब आपने क्या करना है, इस डेटा में से आपको खुद चूज करना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर की है और उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर की है। बस जिसने इन्हें स्प्लिट कर लिया उसके लिए कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखने की कोशिश करो यहां पर, आओ जरा। कह रहा है ए बी और सी पार्टनर्स थे, उनका रेशो ये था, क्या कह रहा है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या कह रहे हैं, कह रहा है क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन यानी कि अंदर की इंफॉर्मेशन। आगे चलो, कह रहा है इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹3500 नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स। कह रहा अकाउंट्स में नहीं थी तो फिर अंदर कैसे दिखा दोगे, हाँ जी। कह रहा मैच्योर हो गए तो पैसे देने हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बाहर की है। आगे चलो, कह रहा है कैपिटल्स बता रहा हूं, तो कैपिटल बेटा यहां की चीजें हैं। उसके अलावा पार्टनर का लोन था वो भी अंदर आ गया, सही है ना। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है, कह रहा है एसेट कितने में बिकी, तो वो इंफॉर्मेशन तो बाहर की है। तो इंफॉर्मेशन जैसे ही अलग अलग हो जाएगी फिर आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलें आगे, इधर देखिए क्रेडिटर्स दे रखे हैं, अशोक की कैपिटल, किशोर की कैपिटल। अच्छा, इसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस है और P&L का कौन सा बैलेंस है, डेबिट है। उसके अलावा रियलाइजेशन के खर्चे दे रखे हैं, ये इंफॉर्मेशन बाहर की है। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन ये वाली बाहर की है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, कैश की इंफॉर्मेशन ऊपर दे रखी है, तो डिफरेंस को आपने क्या लेना है, सन्ड्री एसेट लेना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर आपको एसेट की इंफॉर्मेशन पूरी दे रखी है, तो आप यहां पर डिफरेंस को सन्ड्री एसेट नहीं लेंगे, तो डिफरेंस को कहां रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सन्ड्री एसेट्स कब लेना है डिफरेंस में, जब सन्ड्री एसेट्स की इंफॉर्मेशन ना हो, और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखना है। क्रेडिटर्स के बारे में मुझे यहां पर बताना है, क्रेडिटर्स कितने के यहां पर गए हैं, 38। देखो क्या कह रहा है क्रेडिटर्स के बारे में, कह रहा है क्रेडिटर्स वर पेड एट 2% डिस्काउंट। तो क्या करोगे, 38,000 का 2% हो गया, जो भी वो वैल्यू उसमें से माइनस करो, सीधा सीधा अमाउंट आ गया, ये तो नॉर्मल है। पर अगर क्रेडिटर्स के बारे में क्या कहते, देखो कह रहा है क्रेडिटर्स को जो पैसे देने थे वो हमने 1 महीने के बाद देने थे। अगर मेरा बिजनेस यहां पर बंद हो रहा है और मैं कह रहा हूं मुझे क्रेडिटर्स के पैसे यहां पर देने थे, तो यानी कि मैं पैसे 1 महीने पहले दे रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए। तो उसमें डिस्काउंट की परसेंटेज जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12% पर एनम। अगर परसेंटेज के साथ में पर एनम लिखा हुआ है तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सुनो, क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा, इसमें से 10,000 के क्रेडिटर के लिए कुछ और कह रहा है वो बात, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें से 10,000 के हटा दो तो बाकी कितने रह गए, इस 20,000 के लिए ये वाली लाइन है, तो 20,000 का 12% इंटू 1/12 करेंगे हम, तो वो डिस्काउंट की वैल्यू 20,000 में से हटा के डिफरेंस वैल्यू आपको यहां पर लिखनी है। और अगर परसेंटेज के साथ में पर एनम नहीं है तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 20,000 इंटू 12/100, दैट्स इट। टाइम कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, क्रेडिटर्स में 12,000 किस चीज का, क्रेडिटर्स में तो 12,000 ये रहा ना, 10,000 के क्रेडिटर के लिए एक सेपरेट पॉइंट था, तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस किया है। इसका क्या करना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कभी भी इसे इसके साथ मत जोड़ देना, बस ये दो अलग अलग चीजें हैं। दिस इज अ रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट जैसा सिखाया था वही है, इसका ट्रीटमेंट आप मान के चलो बिल्कुल क्रेडिटर के जैसा है। क्रेडिटर का क्या होता है, आप यहां ले जाते हैं फिर उसके पैसे दे देते हैं, क्वेश्चन भौंके या ना भौंके। वैसे ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप यहां लेकर जाएंगे और फिर आप उसके पैसे दे देंगे। क्वेश्चन बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा है तो उसकी बुक वैल्यू पर ही उसकी पेमेंट हो जाएगी। मुद्दा समझ आ गया है। बस हमारे इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं।
ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, चैप्टर रहेगा इश्यू ऑफ शेयर्स।